हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 12th एन iOS का लेसन नंबर 9 द 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 कर रहे हैं। आई होप आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। लेट्स बिगिन विद द सेक्शन 5। सेक्शन 5 में आते आते राजा और उस वुंडेड मैन के अब पीस हो चुका था और वुंडेड मैन को राजा ने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हारी संपत्ति भी लौटा दूंगा और मैं अपना पर्सनल फिजिशियन तुम्हारे पास भेजूंगा इलाज के लिए। अब घायल व्यक्ति जो था, वुंडेड मैन जो था, वो राजा से विदा लेकर, लीव लेकर चला गया। अब राजा पोर्च में गया, यानी कि बरामदे में गया और साधु को ढूंढने लगा। जाने से पहले उसने एक बार फिर अपने द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर मांगना चाहा। साधु बाहर था, अपने घुटनों पर था और बेड्स, जो क्यारियां राजा ने खोदी थीं, उन क्यारियों में बीज डाल रहा था। राजा उसके पास गया और कहा कि बिल्कुल मैं आखिरी बार, मैं अंतिम बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ वाइज मैन, कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। अभी भी हर्मिट अपनी पतली टांगों पर झुका हुआ था और किंग को ऊपर आंखें करके देख रहा था, जो उसके सामने खड़ा था। तो ऑब्वियसली वो नीचे बैठा हुआ था और किंग खड़ा हुआ था, तो उसने अपनी गेज को ऊपर किया, अपनी आंखों को ऊपर किया और कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुका है। तो राजा पजल्ड हो गया, वो कंफ्यूज हो गया। हाउ आंसर्ड? मुझे कैसे आंसर मिल चुका है? तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने पूछा। डोंट यू सी? क्या तुम न देख नहीं सकते? अगर कल तुम मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं खाते तो तुम ये बेड्स, ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदते और तुम अपने रास्ते चले जाते और वो आदमी तुम्हें अटैक करता और तुम बाद में पछताते कि काश तुम मेरे साथ ही रह गए होते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम उन क्यारियों को खोद रहे थे और उस समय मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उसके बाद वो आदमी जो हमारे पास भागा भागा आया था, उस समय सबसे ज़रूरी टाइम वो था जब तुम उस आदमी की देखभाल कर रहे थे, उसे अटेंड कर रहे थे। अगर तुम उसे अटेंड नहीं करते, उसके घाव पर बैंडेड नहीं बांधते, तो वो मर जाता और वो तुमसे पीस किए बिना, यानी तुम दोनों की सुलह हुए बिना वो मर जाता। तो इसलिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो था और जो तुमने उसके लिए किया वो उस समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। इसीलिए याद रखो, सिर्फ एक ही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है नाउ, यानी अब। ये यानी अभी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसी समय हमारे पास कोई भी पावर है, शक्ति है। सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो है जिसके साथ तुम हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसका किसी और के साथ कभी लेन देन होगा भी या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है दूसरों का भला करना, क्योंकि मनुष्य को इस जीवन में इसी पर्पस के लिए, इसी काम के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। पहला सवाल है, जब किंग ने आंसर के लिए पूछा तो हर्मिट का रिप्लाई क्या था? The hermit replied that the king had already got his answers. What was his answer to the first question? The answer to the first question is that the present time, that is the now time, is the most important time to start any job. What was his answer for the second question? Second question का answer था, the most important person is whoever he is with at the present moment, यानी आप जिसके साथ हो at the present moment again. What was his answer for the third question? The answer to the third question was, the most important is to do that person's good is the most important task. मतलब उसका भला करना, to do good of that person. Was the king satisfied with the hermit's answer? Yes, the king was satisfied and happy with the hermit's answers. Let us now move on to the character sketches.
कभी कभी क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि उसका कैरेक्टर बताइए। तो पहले देखते हैं राजा। राजा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, चित्रित किया गया है, जो दूसरों से ज्ञान और मार्गदर्शन को महत्व देता है। वह विभिन्न विद्वानों की मदद लेता है और अंत में फैसला करता है कि अपने सवालों के जवाब पाने के लिए एक साधु के पास जाए। जब वो वुंडेड आदमी यानी जब वो घायल व्यक्ति से मिलता है और उसकी पहचान को जान जाता है, वो न केवल उस आदमी के घावों को टेंड करता है, उनकी देखभाल करता है, बल्कि उसकी संपत्ति को बहाल करने और क्षतिपूर्ति करने की भी पेशकश करता है। अमेंड्स यानी जो भी नुकसान हुआ है, जो भी गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने की भी कोशिश करता है। इससे राजा की करुणा, उसका कंपैशन, उसकी दया नज़र आती है एंड कि वो फॉरगिव कर सकता है, कि वो क्षमा करने की क्षमता रखता है। और राजा एक ह्यूमेन पर्सन है, एक मानवीय पर्सन है और उसके महान गुणों को ये कहानी उजागर करती है। वह बाहरी ज्ञान के साधक से एक अधिक प्रबुद्ध यानी एक एनलाइटेंड और कंपैशनेट, एक दयालु व्यक्ति के रूप में विकसित होता है, जो जीवन और नेतृत्व के वास्तविक सार को समझ पाता है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज द हर्मिट। इस कहानी में साधु एक बुद्धिमान विनम्र व्यक्ति दिखाया गया है, जो कि जीवन के बहुमूल्य सबक दूसरों को देता है। वो एक साधारण जीवन जीता है और एम्फसाइज करता है, जोर देता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही जिया जाए, यानी वर्तमान क्षण में जिया जाए और अच्छा किया जाए। वो सेल्फलेस है, यानी निस्वार्थ भाव से काम करता है, दयालुता दिखाता है और उसकी यही सेल्फलेसनेस, यही निस्वार्थता और उसकी करुणा तब झलकती है जब वो वुंडेड आदमी यानी घायल आदमी की देखभाल करता है और क्षमा और सुलह को बढ़ावा देता है। हर्मिट का कैरेक्टर, हर्मिट का चरित्र बुद्धिमत्ता, सादगी और मानव स्वभाव की गहरी समझ का प्रतीक है। एंड फाइनली द बियर्डेड मैन, जो कि घायल व्यक्ति था। कहानी में दाढ़ी वाला व्यक्ति शुरू में राजा का दुश्मन दिखाया गया है, जो अपने भाई की हत्या और राजा द्वारा उसकी संपत्ति जब्त किए जाने के कारण बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होता है। लेकिन घायल होने के बाद राजा के साथ उसकी मुठभेड़ ने, उसके एनकाउंटर ने उसके दिल में एक गहरा बदलाव, एक प्रोफाउंड चेंज ऑफ हार्ट ला दिया है। अपना बदला लेने के इरादे को पूरा करने के बजाय वो अपने पश्चाताप, अपनी कृतज्ञता और राजा का वफादार सेवक बनने की इच्छा व्यक्त करता है। उसके दिल का बदलाव मोचन, फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन की क्षमा और सुलह की क्षमता को उजागर करता है। जब व्यक्ति प्रतिशोध यानी वेंजियंस रखता है, नफरत रखता है अपने दिल में, उसको प्राथमिकता देता है, इतना रिवेंज होने के बावजूद भी वो फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन पर ज़्यादा ध्यान देता है। अब जानते हैं लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। ये कहानी ओरिजिनली रूसी भाषा में लिखी गई थी। इसे पहली बार 1903 में टॉल्स्टॉय के लघु कथा संकलन व्हाट मेन लिव बाय एंड अदर टेल्स में प्रकाशित किया गया था। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद मॉड्स द्वारा किया गया है। ये शॉर्ट कहानी, ये लघु कथा एक दृष्टांत, एक पैराबल, सक्सेंट, उपदेश देने वाली एक डायडैक्टिक स्टोरी है। यानी एक ऐसी कहानी है जो उपदेश देती है, जो किसी को कोई सीख देती है, चाहे प्रोज में हो, चाहे पद्य में हो, यानी पोइट्री में हो। एक या एक से अधिक शिक्षाप्रद पाठ या सिद्धांतों को दर्शाता है। फेबल्स जो होती हैं, जो दंत कथाएं होती हैं, उसमें एनिमल, जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं या प्राकृतिक शक्तियां होती हैं। जो पैरेबल्स हैं, यानी कि जो इस तरह की कहानियाँ, उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। लियो टॉल्स्टॉय का ओरिजिनल नाम है लेव निकोलाविच टॉल्स्टॉय। आइए अब चलते हैं ग्रामर पर, जिसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीखेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन टाइप, ये ग्रामर पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम सीखेंगे कैसे क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है,
सब्जेक्ट को चेंज करके और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन हमेशा एक ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी को इंटरचेंज कर दिया जाता है। डिफरेंट ऑक्सिलरीज होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन का, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है और फिर बाकी का सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया आर, सब्जेक्ट आ गया यू, कमिंग आ गया मेन वर्ब और ये बाकी का सेंटेंस। आर यू कमिंग टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? डिड शी फिनिश हर होमवर्क? सो डिड ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हैव दे विजिटेड दिस म्यूजियम बिफोर? और ध्यान रहे कि इनका आंसर या तो येस या फिर नो में ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप जो कि है WH क्वेश्चन टाइप। इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेम रहता है, बस आगे एक WH वर्ड लग जाता है। वॉट आर यू डूइंग? ठीक है, अगर हमने वॉट हटा दिया तो आर यू डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। WH क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वेयर डिड दे गो लास्ट वीकेंड? वाई हैज शी बीन सो बिजी? अगर मोडल वर्ब से क्वेश्चन बनाना हो, मोडल वर्ब आपको पता है कि वो अलग अलग फंक्शंस डिनोट करती हैं, जैसे पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, अबिलिटी और इसी तरह की चीज़ें। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू एंड सो ऑन। तो यूजुअली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम येस नो क्वेश्चन जैसे ही होता है और इनका आंसर भी येस नो में ही होता है। तो बस हेल्पिंग वर्ब की जगह आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कैन एक मॉडल है, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया मेन वर्ब। शैल वी लीव? अब आते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस पर। नेगेटिव क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल, डू दे नॉट इन्जॉय द मूवी? क्या वो मूवी इन्जॉय नहीं करते? आंसर इसका यस नो में है। लेकिन अगर हमने डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? डोंट एक साथ आ जाएगा, डिडंट दे इन्जॉय द मूवी, ठीक है, या डोंट दे इन्जॉय द मूवी। अगर हमने इसको आर और नॉट को अलग अलग लिखा, आर यू नॉट पेट फ्रेंडली या आर्ट यू पेट फ्रेंडली? आइए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डैश यू कमिंग टू द पार्टी? इसका आंसर होगा आर यू कमिंग टू द पार्टी? डैश शी फिनिश हर होमवर्क येट? अब इसके आंसर देखिए, शी हैजंट फिनिश्ड, तो हम लिखेंगे हैज़ शी फिनिश्ड? नो, शी हैजंट फिनिश्ड। क्या उन्होंने ये म्यूज़ियम पहले विजिट किया है? तो हम लिखेंगे हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। डैश आई बोरो योर पेन? क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूँ? तो हम लिखेंगे मे, बिकॉज आंसर में भी है यू मे बोरो माई पेन। आंसर में है कुड शी कुड हेल्प अस, तो हम क्वेश्चन में भी कुड शी हेल्प अस लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें WH क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तुम क्या कर रहे हो? सो वॉट आर यू डूइंग? लास्ट वीकेंड पर, अब ये इसका आंसर वेन भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है। आपकी बुक में इसका आंसर है वेयर। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो यूजुअली आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें वेयर आएगा या वेन आएगा। तुम इतने दिन से क्यों बिजी थी? वाई हैज शी बीन सो बिजी? विच वन ऑफ देम? जब चॉइस होती है तो विच ही आता है। तुम मेरे घर कब आओगे? वेन। हम कैसे फॉस्टर कर सकते हैं? तो हाउ। सो इसीलिए हम इन्हें WH क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। अब आपको इनके सवाल बनाने हैं। आई हैव बीन टू द ज़ू? सो मैं ज़ू जा चुका हूँ, तो हम कहेंगे वेयर हैव यू बीन? अमित एंड अमर आर सिटिंग अंडर द पीपल ट्री, तो इसका या तो ये बन सकता है हु इज़ सिटिंग अंडर द पीपल ट्री, या वेयर आर अमित एंड अमर सिटिंग? माई नेम इज़ मोहिंदर, तो वॉट इज़ योर नेम? सुलेखा एट द केक, किसने खाया? हु एट द केक? आई विल गिव यू द ब्राउन शर्ट, विच शर्ट विल यू गिव मी?
आई विल गिव यू द ब्राउन शर्ट, तो हम इसमें विच यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल एग्जाम जैसा है क्वेश्चन। फिल इन द क्वेश्चन वर्ड्स इन दिस डायलॉग। दिस शर्ट इज़ वेरी स्मार्ट, तुमने मॉल रोड से खरीदी, सो हम लिखेंगे वेयर डिड यू बाय इट। डैश शॉप वॉज इट, मॉडर्न स्टोर और जगन्नाथ, तो यहाँ पर चॉइस है तो इसलिए विच आएगा। इसका नाम क्या है, वॉट इज इट्स नेम, MG इज वेरी लॉन्ग, वेयर एग्जैक्टली इज इट, वो कहाँ है। डू यू नो द टूरिस्ट होटल, इट इज़ नेक्स्ट डोर एंड इट इज़ कॉल्ड उत्तम सिंह दुग्गल सन्स। अब आते हैं एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स पर। आपको अंडरलाइन वर्ड्स, एक्चुअली वर्ड्स आर नॉट अंडरलाइन, यू हैव टू गिव देयर एंटोनिम्स। तो empty का हम लिख देंगे full, so this has already been done for us। tall and slim, short and stout लिख सकते हैं, या फिर slim का हम fat भी लिख सकते हैं। words can dash but can also soothe, soothe का उल्टा hurt, दुख पहुंचा सकते हैं। forgot का उल्टा होगा remember, remembered होगा क्योंकि forgot है। early का होगा late, क्रिकेटर्स अर्ली थे, अंपायर लेट था। देयर वॉज नथिंग इन द हाउस, नथिंग का उल्टा एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स आर इन द जम्बल्ड ऑर्डर। परसुएड का होगा डिसुएड, वर्क का होगा प्ले, ब्रीफ का होगा एक्सटेंडेड, इनह्यूमन का होगा ह्यूमन, फेलियर का होगा सक्सेस, अग्री का होगा डिसअग्री, सोशल का होगा एंटी सोशल, ब्राइट का होगा डार्क, प्रेज का होगा क्रिटिसाइज, सॉफ्टन का होगा हार्डन। अब इन्हीं वर्ड्स को चूज करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को फिल इन करना है। तो लेट्स टेक अ लुक। इवन हार्डन्ड क्रिमिनल्स कैन बी सॉफ्टन्ड, उन्हें नर्म किया जा सकता है बाय प्रेज। क्रिटिसिज्म सिर्फ उन्हें हार्डन करता है, क्रिटिसिज्म ओनली हार्डन्स देम फर्दर। द मीटिंग बिगैन ऑन अ ब्राइट एंड हैप्पी नोट, अनफॉर्चुनेटली एज द डैश इंक्रीज, as the disagreement increased, the mood became dark and angry. Don't be sad because you have failed. Failure is the stepping stone to success. Sometimes humans behave in an inhuman way. They forget all rules of social behavior and use antisocial ways. Let's talk. I'm leaving. What have you learned? And now we come to the terminal questions. Question number 1 है, Why did the king decide to consult the hermit? King ने hermit को consult करना क्यों decide किया? क्योंकि वो बाकी सारे लोगों के conflicting और diverse answers से dissatisfied था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं wise hermit को जाकर पूछूं इन तीनों questions का सही आंसर क्या है. So you can take a screenshot of the answer. Question number 2. Who interrupted the king and hermit's conversation and why? किंग और हर्मिट की बातचीत को किसने इंटरप्ट किया और क्यों? सो इट वॉज अ वुंडेड मैन, एक घायल आदमी ने इंटरप्ट किया क्योंकि वो किंग की हेल्प चाहता था. एंड उसके बाद किंग और हर्मिट दोनों ने मिलकर उस वुंडेड आदमी की देखभाल की जिससे वो ठीक हो गया. नंबर 4 है, किंग और वुंडेड मैन ने नाइट कहाँ स्पेंड करी? तो उन्होंने हर्मिट की हट में ही नाइट स्पेंड की और किंग ने हर्मिट की मदद से वुंडेड मैन को चारपाई पर लिटाया जहाँ पर वो भी सो गया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द इनिशियल इंटेंट ऑफ द वुंडेड मैन टुवर्ड्स द किंग? जो वुंडेड मैन था उसका शुरुआती इरादा क्या था किंग के प्रति? वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, अपनी प्रॉपर्टी रिक्लेम करना चाहता था, इसीलिए वो राजा का एक एनिमी था जो किंग के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उस पर अटैक कर सके. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट प्रॉमिस डिड द किंग मेक टू द वुंडेड मैन? राजा ने घायल आदमी से क्या वादा किया? तो राजा ने जब उस वुंडेड मैन की जान बचाई और फिर उसने सारी सच्चाई बताई तो राजा ने उसे माफ़ करने का प्रॉमिस किया. उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास अपना खुद का डॉक्टर भेजूंगा, अपने नौकर भेजूंगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट लेसन डिड द हर्मिट टीच द किंग इन द एंड? हर्मिट ने राजा को क्या सीख दी अंत में?
Hermit taught the king that the answers to his questions have already been given. उसने कहा कि अभी प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो, अपने एक्शंस पर फोकस करो और जिन लोगों से खुद इंटरेक्ट कर रहे हो उन पर फोकस करो. तो ये आंसर है इसका. एंड द लास्ट क्वेश्चन इस कहानी का सेंट्रल थीम या इसका मॉरल क्या है? वेल, इसका मेन मॉरल यही है कि प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. Most important person is the one that you are with at the moment and the most important task is to do good to others. तो बेसिकली जो उन 3 क्वेश्चंस का आंसर है वो ही इस कहानी का मॉरल है. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस लेसन. I will see you with the next lesson very soon. Till then, keep learning and keep practicing. Wish you all the very best. Thank you for watching. Bye bye.